ये बताइए पैसा कमाएं कैसे? इंडिया में जितना काम और जितनी जॉब्स अवेलेबल है शायद उतनी यहाँ पर लोग अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करें। आज के यूथ को भी ये समझने की जरूरत है, नीड्स के ऊपर अगर आप पैसा खर्चते हो तो आपका लाइफ बड़ा स्मूथ चलता है। अगर आप वॉन्ट्स के पीछे जाते हो, महंगे फोन, महंगे शूज, कल जब आपको नीड होगी उस चीज की, वो पैसा आपके पास नहीं होगा। पैसा सिर्फ एक ही भाषा बोलता है, भैया आज तुम मुझे बचाओ, कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। शेयर मार्केट की बात आती है तो आम इंसान डर जाता है, बंदे को लगता है कि ये एक जुआ है। आज गवर्नमेंट ही बोल रही है, सेबी बोल रही है, 97% लोग जो है वो लूजर है, ओनली 3% लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। बात हम करें इन्वेस्टिंग की, 30 इयर्स की भी इसकी अगर एवरेज ले लो तो जो सेंसेक्स है वो 14.5% से बढ़ा है, डिस्पाइट ऑफ ऑल अप एंड डाउन। ट्रेडिंग की तरफ आप मत जाए, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए। अगर मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है तो वाई इंडिया। अगर आपको मछली पकड़नी है तो आपको तालाब में ही मछलियां मिलेंगी। स्विमिंग पूल में जाके आप लेयर कर सकते हैं, एंजॉयमेंट कर सकते हैं। रिटर्न के लिए इंडिया इज अ बेटर स्पॉट, क्योंकि हम डेवलपिंग हैं। यहाँ पर अभी ग्रोथ आ रही है, वहाँ पे वो ग्रो कर चुके हैं ऑलरेडी। क्रिप्टो के बारे में आपका क्या विचार है? इंडिया में ये प्रोडक्ट लीगलाइज नहीं है, इसमें अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होता है। वो तो एक साइड पे है, बट सामने से लीगल फ्रेमवर्क ना होने की वजह से फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं। जब तक इंडिया में कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं बनता, गवर्नमेंट इसको लीगलाइज नहीं करती, आप इससे दूर रहें। फ्रॉड तो हर जगह, म्यूचुअल फंड में भी, शेयर मार्केट में भी, गोल्ड सिल्वर। इंडिया में म्यूचुअल फंड को चलते लगभग 30 साल का समय हो गया। तो आप एआई से या गूगल से जाके सवाल कर सकते हैं कितने फ्रॉड म्यूचुअल फंड में आज तक रजिस्टर हुए हैं। आपको एक भी ऐसा केस नहीं मिलेगा, ना एक ऐसी कंपनी मिलेगी। आप सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों को प्यार भरी नमस्कार। नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, यही अरदास। और आज सिर्फ अरदास नहीं करेंगे, एक मुकम्मल प्रयास भी करेंगे कि ये वर्ष सच में हम सबके लिए सुखमयी हो, प्रॉफिटेबल हो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विश्वनाथ, अकाउंट मैनेजर इन एमएनसी विद गॉड ग्रेस। अक्सर कहते हैं, सुनते हैं कि दुनिया में भगवान के बाद दूसरी बड़ी पावर है पैसा, और सच भी है। आज हमारा ये पॉडकास्ट पैसे से रिलेटेड ही है कि ये पैसा मैनेज कैसे करते हैं। भारत एक महान देश, और इस देश की सबसे बड़ी पावर है युवा शक्ति। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक नौजवान फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं जो अपने साथ साथ अनेकों इन्वेस्टर्स को रेगुलर स्मूथली फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट दिला रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर महेश कुमार। हम इनका स्वागत करेंगे, और जो भी प्रश्न अक्सर एक युवा के मन में उठते हैं पैसों से रिलेटेड, वो सभी बातें मैंने भी नोट की हैं अपने आसपास के सर्कल से, वो सभी बातें आज इनसे पूछेंगे। महेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वनाथ जी, और आज बड़ी खुशी हो रही है इस रूप में आपके साथ बैठ के ये बातचीत करते हुए। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने एक्सपीरियंस से जो भी आपके आने वाले सवाल हैं उनका एक प्रॉपर आंसर आपको दे पाऊं, और वो आंसर को फॉलो करके आप और आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो देखने वाले हैं, वो बेनिफिट ले पाए। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो यही बात मन में आ रही है कि अभी उम्र वाइज आप इतने बड़े नहीं हैं, नौजवान हैं, तो इस छोटी सी उम्र में आपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कैसे कर लिया इतनी जल्दी? अदरवाइज देखते हैं हम अक्सर कि बुजुर्ग भी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक तरह से स्ट्रगल करते हैं। लास्ट दौर तक इंसान यही सोचता है कि मैं फाइनेंशियल स्टेबल हो जाऊं, और आपको देख के मुझे भी प्रेरणा मिलती है और अनेकों नौजवानों को प्रेरणा मिलती है। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपने कैसे हासिल की? देखिए, जो आपका ये सवाल है बड़ा ही वाजिब सवाल है। हर कोई चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें, अपना जो वेल्थ क्रिएशन का जर्नी है उसको पूरा करें। मेरा आज अगर जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूँ, इट इज नॉट अबाउट कि जल्दी हो गया, मैंने स्टार्ट थोड़ा जल्दी कर लिया। सबसे पहले अगर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अगर कोई अग्रसर होना चाह रहा है, बढ़ना चाह रहा है, तो उनको ये बताना चाहूंगा कि
कोई भी आप मतलब अगर आज फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप सोच रहे हो तो सबसे पहला स्टेप है आपकी जो अर्निंग है उसमें से आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाएं, कम से कम खर्चे में अपना काम चलाएं। जी। ऐसा भी मत करें कि कल के चक्कर में आज आपका खराब हो जाए और आज इतना भी स्पेंड ना करें कि आज के चक्कर में कल खराब हो जाए। तो पहला पॉइंट, आज आप जहां पर भी जॉब कर रहे हैं, जो भी अर्निंग कर रहे हैं, कोशिश करें उसमें से ज्यादा आप सेविंग करें। जी, ये पहला स्टेप है। और सेकेंडली स्टेप, उस बचाए हुए पैसे को अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट आप उसको फर्दर इन्वेस्ट करें। फिर जैसे जैसे आपको जो इस फाइनेंशियल फील्ड के एक्सपर्ट है वो आपको गाइड कर रहे हैं अंडर गाइडेंस, अगेन मैं इस चीज के ऊपर स्ट्रेस करूंगा कि अंडर गाइडेंस अगर आप उस चीज को करते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वाह जी वाह, मतलब आपने वो बुजुर्गों वाली बात कर दी कि सेविंग भी एक तरह से अर्निंग ही होती है। अगर सेव करते हैं पैसा तो वो भी अर्निंग है, तो सेविंग की तरफ बढ़ने की जरूरत है। तो अच्छी बात है। महेश जी, पैसे से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ये बताइए पैसा कमाएं कैसे? देखिए जी, पैसा कमाने के लिए दो ही चीजें हैं जी। सबसे पहले तो एक आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए जी, और सेकेंडली विल के साथ आपके पास स्किल होना चाहिए। आज नौजवानों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं इंडिया में। जितना काम और जितनी जॉब्स अवेलेबल है शायद उतनी यहाँ पर लोग अवेलेबल नहीं है, पर उस काम को करने के लिए स्किल की जो जरूरत है वो स्किल की कमी है। तो मैं नौजवानों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करें। अगर वो स्किलफुल होंगे, विलफुल होंगे, तो उनको अच्छा काम मिलेगा और अच्छे काम में वो अच्छा पैसा कमाएंगे। मीन्स लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। तो ये दूसरा मूल मंत्र देखिए, अभी स्टार्टिंग में ही हमें महेश जी ने दे दिया है कि लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। अगर स्किल होगा तो विल होगा। तो महेश जी, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, शेयर मार्केट में डील करते हैं, तो जब भी शेयर मार्केट की बात आती है तो अक्सर आम इंसान डर जाता है। बंदे को लगता है कि ये एक जुआ है। तो इस फियर फैक्टर को आप कैसे देखते हैं, कैसे मैनेज किया आपने? आपको भी नहीं डर लगा शुरू में कि यार ये तो जुआ है, ये है? इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, शुरुआत में जब भी कोई व्यक्ति इस फील्ड में आता है, आपका कहना बिल्कुल सही है और फियर लगना भी चाहिए। जब फियरलेस होकर आता है तो डेफिनेटली उनका जो अंजाम होता है, जो रिजल्ट है, वो बड़ा अनफेवरेबल रहता है जी। तो ये जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग है और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ये दो अलग अलग चीजें हैं जी। तो मैं आपको थोड़ा सा, अगर मैं इन डिटेल अगर इसके ऊपर मैं बात करूं जी। तो जो युवा आज के हैं जल्दी ही पैसा कमाना चाहते हैं जी। और उनको लगता है कि शायद यहाँ पर पैसा कमाना सबसे आसान है। जी। ठीक है जी। तो पैसा कमाने के लिए जब हम स्टॉक मार्केट में बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी ट्रेनिंग के हम कूद पड़ते हैं तो ये स्टॉक मार्केट इतनी अच्छे तरीके से उनको रिवार्ड नहीं देती। उल्टा जो रिजल्ट है बड़े अनफेवरेबल आते हैं, लॉसेस आते हैं। हमारे सराउंडिंग भी कोई इतनी खास स्टोरीज नहीं है, जिनसे भी बात करते हैं उनकी भी जो स्टोरीज है वो इतनी कुछ खास नहीं है जी। तो इसलिए फियर फैक्टर आना जरूरी है। पर अगर बात हम करें इन्वेस्टिंग की, तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए हम इसमें आते हैं, थ्रू म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू आते हैं, एनपीएस के थ्रू आ रहे हैं, तो अंडर द गाइडेंस अगर किसी अच्छे एक्सपर्ट के साथ आप अगर ये काम करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट आते हैं जी। और ये प्रूवन है। ये पीछे भी अगर मैं लास्ट 30 इयर्स की भी इसकी अगर एवरेज ले लूं तो जो सेंसेक्स है वो 14.5% से बढ़ा है डिस्पाइट ऑफ ऑल अप एंड डाउन। पर ये 14.5% की रिटर्न मिली किसको? जो इन्वेस्टमेंट कर कर बैठा रहा जी। बट अगर ट्रेडिंग में अगर मैं बोलूं तो ट्रेडिंग में तो आज गवर्नमेंट ही बोल रही है, सेबी बोल रही है कि 97% लोग जो है वो लूजर है, ओनली 3% लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। तो अगेन यूथ को एक मेरी रिक्वेस्ट है कि ट्रेडिंग की तरफ आप मत जाएं, आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करें, अच्छे म्यूचुअल फंड्स को ढूंढें, अच्छे म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करें, अच्छे म्यूचुअल फंड के एडवाइजर के साथ बात करके अपने गोल के रिलेटेड थोड़ी सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ आप अगर जाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। मींस शेयर मार्केट का जो डर है वो नॉलेज की कमी के कारण है। अगर नॉलेज की कमी, अगर एक अच्छे एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंडर कोई काम करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये वैसे ही सेफ है जैसे बाकी बिजनेस है।
अच्छा महेश जी, तो एक क्वेश्चन जो सबसे पहले मन में और आ रहा है कि व्हाई टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट? देयर आर सो मेनी वेज वेयर वी कैन इन्वेस्ट, लाइक रियल एस्टेट भी है, खासतौर से पंजाब का ये एरिया, यहाँ पे प्रॉपर्टी का बूम है। तो अक्सर हर बंदा ये सोचता है, माता पिता भी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉपर्टी। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि रियल एस्टेट से बेटर है शेयर मार्केट का फील्ड? विश्वनाथ जी देखिए, यहाँ पर बेटर या कम बेटर का सवाल नहीं है। यहाँ पर सवाल आता है कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर आपको रहने के लिए घर चाहिए, काम करने के लिए आपको दुकान, शॉप या कुछ ऐसा प्रॉपर्टी चाहिए जिससे आप बिजनेस कर पाए, तो डेफिनेटली आपको रियल एस्टेट में जाना चाहिए। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, तो ये जो म्यूचुअल फंड है, इक्विटी मार्केट रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, ये थोड़े से हाईली लिक्विड होते हैं। लिक्विडिटी का जो एक एस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा रहता है। रियल एस्टेट को लेना भी एक बड़ा टीडियस प्रोसेस है, और अगर आपको सेल करना है तब भी आपको एक सर्टेन मतलब प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। इतना इजीली वो आपको मतलब जल्दी से लिक्विडेट नहीं होता। हम इसको एक ऐसा भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कभी आप जैसे बाहर खाने के लिए जाते हैं, तो आप दो चीजें ऑर्डर करते हैं। एक आप ऑर्डर करते हैं दाल, और दूसरा आप ऑर्डर करते हैं पनीर बटर या टिक्का, पनीर टिक्का मसाला जी। तो जो आपका रियल एस्टेट है वो है जी पनीर बटर टिक्का मसाला जी, और ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये है जी दाल। ओके। अब एक एज तक ही आप वो पनीर बटर टिक्का मसाला खा सकते हैं, बट दाल आप हर एज में खा सकते हैं। तो लिक्विडिटी का एस्पेक्ट अगर हम देखें, लिक्विडिटी का एस्पेक्ट अगर आपको चाहिए तो म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प है। आज T+2 मतलब आज आपको पैसा चाहिए तो 2 दिन बाद आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है जी। और दूसरी बात, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, क्यों हमें यहां पर पैसा लगाना चाहिए, उसका एक बड़ा कारण है। आज अगर हम बात करें, हमारे जब मम्मी पापा का टाइम था, हमारे बुजुर्गों का टाइम था जी, तब बैंक में 14% का इंटरेस्ट मिलता होता था जी। और जो वो शर्ट डालते होते थे, शर्ट वो एवरेज 250-300 रुपए की बन जाती थी। कहने का मतलब है ब्याज ज्यादा मिल रहा था, खर्चे कम थे। आज के यूथ की अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 हजार से कम शर्ट नहीं आती, और बैंक में जो इंटरेस्ट है वो तकरीबन 6% के करीब है जी। तो ऑन एन एवरेज देखिए तो आमदन कम है। आमदन से अगर हम फिक्स डिपॉजिट में जाकर पैसा कमाना चाह रहे हैं, वहां पे एवेन्यू हमारे पास कम है जी, इंटरेस्ट हमारे को कम आ रहा है, और आने वाले समय में हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो हमें इक्विटी एक ऐसा साधन बन जाता है, एक ऐसा माध्यम बन जाता है जिसमें अगर हम पैसा लगाते हैं एक लंबी अवधि के लिए, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा पैसा बनने की एक प्रोबेबिलिटी रहती है। अब क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में ही बात करी है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो एक फियर फैक्टर आता है। तो म्यूचुअल फंड आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पर जिन लोगों ने इसके बारे में ही स्टडी करी है, इसकी पढ़ाई करी हुई है और इसके एक्सपर्ट हैं, ऑलरेडी वो कई हजार करोड़ के फंड मैनेज कर रहे हैं एक बड़ी टीम के साथ, हम बहुत कम खर्चे के ऊपर उनको ये पैसा मैनेज करने के लिए देते हैं। वो अपनी सूझबूझ के साथ ये पैसा आगे इन्वेस्ट करते हैं, और जो भी ग्रोथ है वो डायरेक्टली जो इन्वेस्टर है उसको ट्रांसफर होती है जी। तो म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म आपको जो स्टॉक मार्केट की रिटर्न का पोटेंशियल है वो आप पूरा इनकैश करने में आपकी हेल्प करता है थ्रू द एक्सपर्ट्स। म्यूचुअल फंड सही तो है जी, पर आपके लिए क्यों सही है ये आपके अपने गोल के अकॉर्डिंग है जी। अगर आपको अगले 6 महीने में जी या 1 साल में पैसा डालना है तो आप बिल्कुल भी इस मार्केट में पैसा मत डालिए। स्टॉक मार्केट के साथ जो लिंक्ड म्यूचुअल फंड है उनमें पैसा मत डालिए। आप अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में, बैंक अकाउंट में या म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड्स में रखिए। बट अगर आपका जो गोल है आने वाले 3-4 साल 5 साल के बाद के लिए है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को एक विकल्प के रूप में देख सकते हैं जी। क्योंकि अगर आप 3 से 5 साल 7 साल के टेन्योर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो शेयर बाजार का उतार चढ़ाव है वो बहुत ज्यादा आपको तंग नहीं करता जी।
और इन्फ्लेशन जो महंगाई है आपके पैसे को जो हर साल कम कर रही है, आपके पैसे की खरीदने की परचेजिंग पावर जो है क्षमता को कम कर रही है, इसको एडजस्ट कर भी आपको पॉजिटिव रिटर्न देता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, लास्ट 30 इयर्स में 14.5% का रिटर्न है और एवरेज इन्फ्लेशन रहा 6%। तो अगर आपने बैंक में पैसा डाला तो आपको इन्फ्लेशन काट के 2% ही आया, सामने से टैक्स भी देना पड़ा ज्यादा। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं किसी इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट में, तो 14-14.5% का रिटर्न आपको अगर आता है, 6% इन्फ्लेशन भी काट देते हैं, तो लगभग 8% का पॉजिटिव रेट आपको जो रिटर्न है वो आपको मिलता है। तो लंबी अवधि का पैसा है, म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डाल सकते हैं। अगर आपको वो पैसा छोटी अवधि में डालना है तो आपको एडवाइजेबल नहीं है कि आप इस तरीके के प्रोडक्ट में पैसा डालें। तो ये भी अक्सर डिस्कशन होती है यूथ में कि अगर मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है तो वाई इंडिया, यूएस जैसी मार्केट, S&P 500 और चाइना की मार्केट, क्यों वहां पे क्यों ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहां वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे ज्यादा बेटर स्कोप है, लाइबिलिटी है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, अगेन वही, अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट का गोल है, अगर 2 से 3 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं, हो सकता है 6 महीने साल आपको जो बाहर की मार्केट्स हैं वो कुछ अच्छा रिटर्न दिखा दें जी। पर आप एक चीज देखिए, रहने के लिए अमेरिका, कनाडा, ये बहुत अच्छी कंट्रीज हैं। जैसे कि अगर आपको मछली पकड़नी है, फिशिंग करनी है, तो आपको तालाब में ही मछलियां मिलेंगी जी। स्विमिंग पूल में जाके आप लेयर कर सकते हैं, एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो सिमिलरली रिटर्न के लिए इंडिया इज अ बेटर स्पॉट, क्योंकि हम डेवलपिंग हैं, यहाँ पर अभी ग्रोथ आ रही है, वहां पे वो ग्रो कर चुके हैं ऑलरेडी जी। अगर इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, आज इंडिया का जो इकोनॉमी है लगभग $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी है जी। ये $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करके ऑन एन एवरेज ग्रो करके ये 12 से 15 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर जा सकता है जी। जो ऑलरेडी 15 से 20 ट्रिलियन के ऊपर बैठा है, उसको ग्रो करके इतना ग्रोथ लाने के लिए उसको 60 से 65 ट्रिलियन डॉलर पे जाना पड़ेगा। तो वहां पर स्टेबिलिटी वाला फैक्टर कंपैरेटिवली ज्यादा है, बट ग्रोथ इंडिया के मुकाबले कम है। ओके, इंडिया में ग्रोथ है, मगर अगर हम आजकल करंट सिनेरियो पे देखें तो FIIs तो रेगुलर पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा देखा जाता है। तो कैसे कहें कि ये इंडिया इज ए ग्रोइंग कंट्री? आपको कैसे लग रहा है? अब आप देखिए, आप इस चीज को थोड़ा सा अदरवाइज लेकर चल रहे हैं जी। आज अगर FII पैसा निकाल रहे हैं कंट्री से, तो तभी निकाल रहे हैं ना अगर उनको ग्रोथ आया है। क्या FII ने पैसा जहां यहाँ पे इन्वेस्ट किया, क्या वो लॉस में लेकर जा रहे हैं? नहीं, लॉस तो नहीं। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया रिटर्न के साथ वो पैसा लेकर जा रहे हैं। उनका पैसा निकालने का रीजन क्या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर डाउट है? नहीं, उनके अपनी कंट्री में अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कोविड से पहले जो उनकी बॉन्ड यील्ड, फिक्स रिटर्न एवरेज लेस देन 1% थी जी। आज वही बॉन्ड यील्ड बढ़ के 5.5 से 6% हो रही है जी। तो जो चीज 1% के ऊपर उनको कोविड से पहले मिल रही थी, आज 5 से 6% के ऊपर मिल रही है। तो वो यहां से पैसा निकालकर उस बॉन्ड यील्ड में पैसा डाल रहे हैं, 5 से 6% के लिए पैसा डाल रहे हैं। और दूसरा बड़ा कारण FIIs कौन होते हैं? जैसे आज म्यूचुअल फंड इंडिया का जो है उसको हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर बोलते हैं जी। आम इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड को पैसा देता है जी, वो पैसा म्यूचुअल फंड आगे इन्वेस्ट करते हैं जी, राइट। ऐसे ही फॉरेन के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, फॉरेन के जो पेंशन फंड्स हैं, या फॉरेन के जो बैंक्स हैं, वो इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा डालते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे इंडियाना हो जी। बाहर की कंट्रियों में कोविड के बाद से, रशिया यूक्रेन की लड़ाई लगने के बाद से इन्फ्लेशन जो है एकदम से बहुत बढ़ गई है जी। लोगों को अपने रूटीन के जो खर्चे चलाने में दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने जो अपनी सेविंग कर रखी है म्यूचुअल फंड्स में, बैंक्स में, या अपने जो रिटायरमेंट फंड्स हैं उनमें, तो वहां पर वो रिडक्शंस लगा रहे हैं अपने रूटीन के खर्चे मीटअप करने के लिए।
तो जब फंड मैनेजर के पास रिडम्पशन आएगी तो फंड मैनेजर के पास क्या विकल्प बचता है जी। जहां पर उसको प्रॉफिट में पैसा मिल रहा है वो वहीं से निकालेगा ना जी। अगर इंडिया में पैसा लॉस में होता तो वो इंडिया को नहीं छेड़ते बट इंडिया की मार्केट ने आप सबने देखा है 2020 के बाद 2024 तक शानदार प्रदर्शन दिया जी। शानदार परफॉर्मेंस थी अगर रिटर्न आया है तभी तो एफआई निकाल रहे हैं कारण इंडिया की ग्रोथ नहीं है उनके अपनी कंट्री में बढ़ी हुई बॉन्ड यील्ड है और बढ़ी हुई इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से लोगों को आज पैसा निकालकर अपने खर्चे करने पड़ रहे हैं जी। ये बात तो समझ में आई और सेकेंडली पॉजिटिव ये भी है कि अगर एफआईआई पैसा निकाल रहा है तो डीआईआई उससे ज्यादा इन्वेस्ट भी कर रहा है। बिल्कुल ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंडिया की बिल्कुल ग्रोथ स्टोरी के हिसाब से। तो अब जैसे हम अभी मैक्रो लेवल पे ही बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की तो सिल्वर आजकल हॉट टॉपिक है तो कहा भी जा रहा है कि सिल्वर इज नाउ नेक्स्ट गोल्ड। तो आपके हिसाब से आप क्या समझते हैं कि गोल्ड सिल्वर में किस माइंडसेट के साथ? देखिए अगर आप इन्वेस्टिंग की बात करते हैं इन्वेस्टमेंट में मतलब एक बड़ी छोटी सी चीज यूज होती है जिसको बोलते हैं कॉमन सेंस जी। अब ये कॉमन सेंस क्या बोलती है कि सस्ता खरीदो महंगा बेचो अगर कोई एसेट क्लास पिछले एक साल में 100 से 150% या 200% का रिटर्न डिलीवर कर चुका है तो आप मेरे को बताएं क्या वो सस्ता है? नहीं। आज कोई इन्वेस्टर सिल्वर में पैसा डाल देता है पिछले एक साल का 100%, 150% या 200% का रिटर्न देखकर जी तो क्या आने वाले सालों में उसको ऐसा रिटर्न मिल सकता है? नहीं, मुश्किल होता है। तो आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। तो सस्ता खरीदना और महंगा बेचना जब कोई एसेट क्लास पिछले थोड़े समय में पैराबोलिक मूव देता है तो उसमें या तो प्राइस का करेक्शन आता है या फिर उसमें टाइम का करेक्शन आता है। ओके। तो ये बड़ी स्वाभाविक सी चीज है कि हो सकता है आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सा टाइम करेक्शन आ जाए क्योंकि ये प्रीशियस मेटल है हमारे बड़े ही दिल के करीब है जी। कभी ही आपने सुना होगा कि सोना कोई मार्केट में बेचने गया है तो इनमें प्राइस की करेक्शन बड़ी कम देखी जाती है टाइम की करेक्शन आती है। तो अगर कोई आपको डिप मिलता है जहां आपको बेटर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है तो आप सिल्वर में इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं जी गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं बट करंट रेट पर भागती हुई ट्रेन को अगर आप पकड़ोगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। ओके। मतलब ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए तो इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है सिल्वर। और चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं क्रिप्टो की भी। ये भी आज के नौजवानों का हॉट टॉपिक है तो क्रिप्टो के बारे में आपका क्या विचार है? बिटकॉइन, रिपल। देखिए ये बड़े एक एक्साइटमेंट और थ्रिल पैदा करने वाले प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये चीज बताना चाहूंगा कि सिंस इंडिया में ये प्रोडक्ट लीगलाइज नहीं है इनको लेकर कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। एसेट की अपनी जो वॉलेटिलिटी है वो तो एक साइड पे है कि ये वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है इसमें अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होता है वो तो एक साइड पे है बट सामने से लीगल फ्रेमवर्क ना होने की वजह से फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं जी। तो जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में कई बार यूथ पैसा गवा देता है जी। तो हमारा तो आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिंपल एक मैसेज है कि जब तक इंडिया में कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं बनता गवर्नमेंट इसको लीगलाइज नहीं करती आप इससे दूर रहें जी। सीरियस एसेट इसमें ना लगाएं अपना ठीक है थोड़ा बहुत आपने मजे के लिए करना है तो वो आप कर सकते हो बट बहुत ज्यादा बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट आप इसमें मत देखिए सिंस इट इज नॉट अ मतलब एक लीगल फ्रेमवर्क के अंडर नहीं आता ये जी। तो इससे आप दूर रहें यही हमारी आपको एक एडवाइस है। आपने भी फ्रॉड की बात की तो फ्रॉड तो हर जगह हो सकता है वो म्यूचुअल फंड में भी शेयर मार्केट में भी गोल्ड सिल्वर हर जगह। तो कैसे बचे इस फ्रॉड से? देखिए एक एडवर्टीजमेंट आती है कि है ना दिखावों पे मत जाओ अपनी अकल लड़ाओ जी। तो आज की डेट में हर एक के पास गूगल है एआई है जी। तो सबसे पहले आपने बात करी म्यूचुअल फंड की जी। आज इंडिया में म्यूचुअल फंड को चलते लगभग 30 साल का समय हो गया जी।
तो आप एआई से या गूगल से जाके सवाल कर सकते हैं कि कितने फ्रॉड म्यूचुअल फंड में आज तक रजिस्टर हुए हैं जी, कितने फ्रॉड हुए हैं, कितने लोगों के पैसे लेकर कितनी कंपनियां भाग गई हैं जी। आई एम श्योर आपको एक भी ऐसा केस नहीं मिलेगा, ना एक ऐसी कंपनी मिलेगी जी। ये मैं उल्टा इसमें दाद देना चाहूंगा हमारे सेबी को, जो कि जो सबको एक मॉनिटरिंग कर रहे हैं बड़ी अच्छे तरीके से। इतना अच्छा उन्होंने ये फ्रेमवर्क एक तैयार करके दिया है कि जिसमें आज तक कोई भी फ्रॉड रजिस्टर नहीं हुआ, इन्वेस्टर का पैसा लेकर कोई भी कंपनी इंडिया से गई नहीं है या कोई ऐसा बिजनेस शट डाउन नहीं हुआ जी। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप रिसर्च कर पैसा लगा रहे हो तो वो आपके सामने है। अब बात करते हैं वॉलेटिलिटी की। एक लाइन आती है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब ये मार्केट रिस्क है जी, भाग जाने का रिस्क नहीं है, लॉस का रिस्क नहीं है, मतलब आपके कैपिटल लॉस का रिस्क की बात नहीं कर रहे। इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब मार्केट रिस्क क्या रहता है, इसकी एक फितरत है, उतार चढ़ाव, कभी ये ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। पिछले 30 साल से ऐसा ही करता आ रहा है। पर अगर आप लंबी अवधि में देखते हैं तो ये ऊपर ही गया है। शॉर्टर ड्यूरेशन में हमेशा बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। कभी ट्रम्प साहब 50% का टैरिफ लगाएंगे, कभी आकर बोलेंगे कि हम 500% का टैरिफ कर देंगे, कभी कोई और प्रॉब्लम होगी, कभी कहीं पे कुछ वॉर सिचुएशन बन जाती है तब दिक्कत आती है। तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम लास्ट 30 इयर्स में भी ये मार्केट कहां से कहां तक आई है जी। तो वॉलेटिलिटी रिस्क है, अप एंड डाउन जरूर होता है। आज अगर आपने पैसा लगाया, आपने अगर 5 साल के लिए पैसा लगाया है, अगले 6 महीने में अगर वो 10 से 15% वैल्यू नीचे आ जाती है जी, और डर कर आप वो अगर पैसा रिडीम कर लेते हैं जी, तो आपका लॉस है। अदरवाइज अगर आप अपने निर्धारित समय के लिए आप वो इन्वेस्टमेंट को चलाते हैं तो ये जो वॉलेटिलिटी है बीच में आकर निकल जाती है और आपको अच्छी खासी एक रिटर्न मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा रहती है जी। फ्रॉड की जहां तक बात करते हैं, जो लीगलाइज स्ट्रक्चर में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि सेबी रेगुलेटेड है, हमारा रेगुलेटर जो है सेबी है, सेबी के अंडर में ये सब चीजें रेगुलराइज है, सेबी ही इसको रेगुलेट कर रहा है। अगर आप किसी रेगुलेटेड प्रोडक्ट में पैसा डाल रहे हैं तो वहां पर बहुत 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 कम मतलब प्रोबेबिलिटी है आपके साथ फ्रॉड या आपके साथ कुछ ऐसा कुछ होने का, मिस कमिटमेंट होने का जी। महेश जी, हम पैसे की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर पैसा आज का नौजवान स्पेंड करता है लग्जरी आइटम्स पे। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो ये बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ये अननेसेसरी चीजों पे पैसा वेस्ट नहीं करते। तो आपका क्या विचार है इस पे? विश्वनाथ जी, बड़ा वाजिब सवाल है आपका ये। इनफैक्ट मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस दूंगा जी, कॉन्ग्रेट्स करूंगा आज के स्कूल्स को कि जो अभी बच्चों को अभी से सिखाने लग गए हैं नीड वर्सेस वांट। मेरा बच्चा 5th में जाता है स्कूल में, तो उसको ये चीज सिखाई गई है कि नीड्स क्या होती है और वांट्स क्या होती है। जब ये दो चीजें बच्चे को सिखाई गई, सिखाने के बाद फिर टीचर ने सिखाया कि अगर हम पैसा नीड्स को छोड़कर वांट्स के ऊपर लगाएंगे तो वो पैसा एक टाइम पर खत्म हो जाएगा। जब एक्चुअली हमें नीड होगी तो हमारे पास पैसा नहीं होगा जी। तो कहीं ना कहीं आज के यूथ को भी ये समझने की जरूरत है कि नीड क्या है, वांट्स क्या है। नीड्स के ऊपर अगर आप पैसा खर्चते हो तो आपका लाइफ बड़ा स्मूथ चलता है। अगर आप वांट्स के पीछे जाते हो, महंगे फोन, महंगे शूज, महंगे ब्रांडेड कपड़े और बहुत बड़ी बड़ी लेविश गाड़ियां, बड़ी बड़ी पार्टीज, तो कल जब आपको नीड होगी उस चीज की तो वो पैसा आपके पास नहीं होगा जी। तो पैसा सिर्फ एक ही भाषा बोलता है, भैया आज तुम मुझे बचाओ, कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो अभी आप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो कई बार युवा ये भी सोचता है कि म्यूचुअल फंड में 10 से 15% की रिटर्न आती है, मगर अगर मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा तो मैं 40-50% तक भी अर्निंग कर सकता हूं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? प्रैक्टिकल चीजें कुछ और होती हैं। जब आप एक पेपर पे बैठ के कोई स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं या आप कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो वो एक अलग चीज है जी। 40% रिटर्न हो सकता है आपको किसी एक आधे स्टॉक में आ जाए जी,
पर अगर हम बात करें पिछले 30 साल में जो हमारे इंडिया के वॉरेन बफेट हैं, जिनको हम इंडिया के वॉरेन बफेट मानते हैं, झुनझुनवाला जी, अभी वो हमारे बीच में नहीं है, गॉड ब्लेस हिम एंड हिज सोल। उनका जो एनुअलाइज रिटर्न रहा है 21% का कंपाउंडिंग के साथ उन्होंने पैसा ग्रो किया। विश्व के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट साहब, उन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट वेल्थ को ग्रो किया है 15% के हिसाब से ग्रो किया है। अच्छा जी, आप डेटा है, आप जाके चेक कर सकते हैं जी। तो क्या हम इनसे ज्यादा सियाने हो गए कि हम 40% का रिटर्न निकाल लेंगे? एक आधा कोई हो सकता है कोई शॉर्ट लग जाए, पर अगर अगले 20 साल अगले 30 साल की बात करें तो 40% के साथ कंपाउंड करने वाले बिजनेसेस हैं कहां? आप बताएं ना, कहां पे है 40% कंपाउंडिंग करने वाले बिजनेस? 10%, 12% या 15% की ग्रोथ बड़ी कम लगती है। चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं। 12% का अगर ग्रोथ आए किसी भी एसेट में और पैसा 6 साल में डबल हो, तो 30 साल में ये पैसा 5 बार डबल होगा जी। तो कितना पैसा बनेगा? अगर आप आज 10 लाख रुपया 12% के ऊपर डालते हो, 30 साल के बाद ये पैसा कितना होगा? सब्जेक्टिव की 12% के साथ 6 साल में अगर पैसा डबल हो तो ये 5 बार डबल मारेगा जी। तो कितना होगा? आप कैलकुलेशन कीजिए। 60 लाख 6 बार अगर डबल होगा, आप कैलकुलेट कीजिए। 10 का 20, 6 में, 12 में, 20 का 40, 40 का 18 में 80, और 18 के बाद 24 में 160, और 30 में 3 करोड़ 20 लाख। तो 12% कहां कम है? वाह, सच में। अब 12% लेने के लिए सवाल ये होना चाहिए कि मुझे एज एन इन्वेस्टर करना क्या चाहिए, ये सवाल होना चाहिए। 12% कम है या ज्यादा, ये सवाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 40% आपने पैसा लगा दिया, वाइज देखा जाए तो कम लगता है। वही आपने जो भी बताया कि 15% के हिसाब से वॉरेन बफेट जी ने अर्निंग की है, तो लगता है ये कम है, और राकेश जी ने 21% से, मगर उनकी जो वेल्थ है वो सबके सामने है, इनक्रेडिबल है। तो अभी आप तो 12% के हिसाब से बोल रहे हो। अगर 12% का रिटर्न आए तो 30 साल में आपका 10 लाख 3 करोड़ 20 लाख बनता है ना। अब आप 40% की रिटर्न ले रहे हो, 1 साल 2 साल ले लोगे, उसके बाद सवाल ये होना चाहिए कि ये 12% रिटर्न लेते रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सवाल होना चाहिए आज के युग में। तो यही सवाल ले लेते हैं हम आपसे। तो जैसे कि आजकल तो पेंशन स्कीम भी नहीं है, तो कैसे, आपकी इसी बात से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो कैसे यूथ अपना फ्यूचर सिक्योर करे? उसको भी लगे कि यार 60 के बाद मेरे पास भी एक पेंशन फंड है, मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप इस चीज को समझाइए। देखिए, सबसे पहले जो आज का यूथ है, हम एक फैमिली स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, ज्यादातर यूथ भी फैमिली स्ट्रक्चर में है, जहां पर यहाँ तो मम्मी पापा साथ में होते हैं, या अगर थोड़े से अगर हम बड़े हो गए हैं तो शादी हो जाती है जी। तो मियाँ बीवी बच्चे समेत हम रह रहे हैं जी, है ना। तो यूथ को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आज आप हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट के खत्म होने से पहले कोशिश कीजिए कि टर्म इंश्योरेंस तो आप ले ही लीजिए। सबसे पहला स्टेप है टर्म इंश्योरेंस लेना जी। भगवान ना करे अगर हम में से कोई चला जाता है तो पीछे फैमिली को सफर ना करना पड़े जी। सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस जरूरी। सेकंड नंबर पर आता है हेल्थ इंश्योरेंस जी। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ क्या रहता है कि अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी बनती है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमारी टेक केयर कर लेती है जी। ये 2 चीजें करने के बाद तीसरी चीज आती है पेंशन के ऊपर जी। अब पेंशन के लिए आज आप जो भी कमा रहे हैं, अगर आप 25 साल के हैं, आप अपने साथ एक वादा करते हैं कि मैं जो भी कमाऊंगा ईमानदारी से 10% सेव करूंगा अपनी पेंशन के लिए जी।
और जब तक मैं काम करता रहूंगा तब तक मैं ये इन्वेस्टमेंट करूंगा। हर महीने 10% मेरी सैलरी का, कल अगर सैलरी 10% से बढ़ती है तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी 10% से बढ़े जी। तो मैं ये आपको इंश्योर कर सकता हूं कि जब आप रिटायर होंगे, जो आज आप सैलरी ले रहे हैं या जब रिटायरमेंट के टाइम पे जो आपका सैलरी होगा उससे 5 से 6 गुना ज्यादा आपका मंथली इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर। इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं जी। साउथ अफ्रीका के जंगलों में ना एक सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है जी, जंगली कुत्ता। अच्छा जी। वहां पे एक जंगली डॉग है जो कि सबसे बड़ा शिकारी है जी। जब उसकी बारी आई भगवान के सामने पेश हुआ कि बोला क्या दे तेरे को, बोला जी मेरे को ना आप स्टेमिना दे दो, कंसिस्टेंसी दे दो, मैं लंबे समय तक दौड़ता रहूं, कम स्पीड के साथ दौड़ूं कोई फर्क नहीं है, पर लंबे समय तक दौड़ता रहूं जी। अब भगवान ने बोला तथास्तु। अब आप स्टोरी देखिए, जब प्रैक्टिकल लाइफ में हिरन के पीछे वो जंगली कुत्ता भाग रहा होता है जी, हिरन भागता है 70 की स्पीड पे जी, वो भागता है 40 की स्पीड पे जी। हिरन भाग रहा है 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 70 पे भाग रहा है 80 पे भाग रहा है तो थकेगा, पीछे मुड़ के देखता है वो दूर जंगली कुत्ता आ रहा है, वो आराम से 40 की स्पीड पे चल रहा है चल रहा है चल रहा है। हिरन उसको देख के फिर भागता आगे, वो आराम से जाता है तो उसको फॉलो कर रहा है, वो फिर भाग रहा है, वो उसको फॉलो कर रहा है। एंड में जाकर क्या होता है, जो 80 की स्पीड पे चलने वाला दौड़ने वाला हिरन है वो थक जाता है, ये 40 पे आराम से कंसिस्टेंसी से चलता जा रहा है और जो इसका टारगेट है, जो इसका शिकार, उसको कर लेता है। तो आपको भी ये जो कंसिस्टेंसी है ना जी, रेगुलर पैसा डालने की, वो बनानी पड़ेगी। बेशक आप 40 की स्पीड पे चलिए, पर अगर आप लंबा चलेंगे तो अल्टीमेटली जो आपका गोल है रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी लाइफ, एक फाइनेंशियल फ्रीडम, आप डेफिनेटली उसको पालेंगे। और ये कंसिस्टेंसी तो वैसे देखा जाए हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाई है। चलो वो उस टाइम उनके पास पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती थी, एफडी होती थी, तो आज हमारे पास ये प्लस पॉइंट है कि एफडी और पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स के कंपैरिजन हमारे पास म्यूचुअल फंड्स हैं अच्छे, जहाँ पे हमें लगभग डबल ग्रोथ मिल रही है। मतलब कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं हमें सिखाई तो जाती है, लेकिन डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता, वो फॉलो होने ना होने के कारण। तो महेश जी, घर तो हर किसी की जरूरत है, तो एक प्रश्न ये भी रहता है कि होम लोन लेना चाहिए या नहीं? होम लोन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में? देखिए, होम लोन बिल्कुल लेना चाहिए जी। आप जिंदगी में जब एक घर बनाते हैं जी, आप खुद बताएं 7% 8% एनुअल इंटरेस्ट के ऊपर आपको आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से 40 से 50 लाख रुपए की फंडिंग मिलती है अगले 25 साल के लिए जी। ये मौका आपको दोबारा कब मिलेगा? या तो आप दूसरा घर लोगे तब, या कोई दूसरी प्रॉपर्टी लोगे तो जी। होम लोन लेना कोई गलत नहीं है, लेने के बाद उसको 3-4 साल में खत्म कर देना गलत है। अच्छा जी। हाँ, इसका मैं आपको लॉजिकल एक पॉइंट बताता हूं जी। आज अगर कोई होम लोन ले रहा है जी, मान लीजिए उनकी इनकम है 2 लाख रुपए महीने की जी, 50 लाख का होम लोन लेते हैं 25 साल के लिए जी, ठीक है जी। प्रॉपर्टी ली उन्होंने 1 करोड़ की, जिसमें से 50 लाख का उन्होंने होम लोन ले लिया, अब घर बना के उस घर में रह रहे हैं जी। अब जो 40,000 का इंस्टॉलमेंट है वो तो फिक्स है। हाँ जी। घर का वैल्यू बढ़ेगा जी, सैलरी भी बढ़ेगी आने वाले टाइम में जी। आज 2 लाख की सैलरी में से वो 40,000 रुपए की अगर ईएमआई पे करते हैं तो अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो ये 20% बैठता है जी। कल 5-10 साल के बाद जब उनका सैलरी डबल हो जाएगा जी, 4 लाख रुपया हो जाएगा, तो परसेंटेज टर्म में तो वो 10% बैठा। बिल्कुल। आने वाले समय में वो जो बर्डन है ऑटोमेटिकली कम हो रहा है और आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है। बट हम लोग क्या करते हैं, आज पहले तो होम लोन ले लिया जी, बैंक 2 से 3 साल 4 साल में मैक्सिमम इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है हमारे से जी। पहले 3-4 साल में, 5 साल में, आने वाले समय में जितना इंटरेस्ट हमने देना है वो मैक्सिमम चार्ज कर लेता है जी। हम पहले इंटरेस्ट पे कर देते हैं, बाद में एक्चुअल में जो पैसा बचा होता है वो पैसा सारा पे कर देते हैं जी। अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो 7% का लोन हम जब रीपे जल्दी कर देते हैं तो हमें कॉस्ट पड़ती है 9.5 से 10% की। अच्छा जी। तो आप सोच समझ कर लोन लें जी, पहले इनकम को अपने को स्टेबल कर ले, फिर आप लोन लें, लोन को थोड़ा लंबा चलाएं जी।
जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसके साथ लिक्विडिटी मेंटेन करें, अपने साथ एक आपका कॉर्पस क्रिएट करें जिसको फर्दर इन्वेस्टमेंट करके आप अलग से पैसिव इनकम अपनी क्रिएट कर पाए जी। ये हमारा सबमिशन है जी। महेश जी, जब देखते हैं हम कि मार्केट गिरता है तो अक्सर रिटेल इन्वेस्टर पैनिक हो जाता है, वो मार्केट से निकल जाता है, लेकिन जो बड़ा इन्वेस्टर है वो उल्टा डबल और इन्वेस्ट करता है। तो ये माइंडसेट, ये एक आम इंसान वो माइंडसेट कैसे बनाए कि नहीं मेरे को डरना नहीं है, मेरे को और मजबूती के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। बड़ा ही आपका ना वैलिड क्वेश्चन है ये जी। एनएससी की भी एक एडवर्टीजमेंट चलती है, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर जी। आज का जो इन्वेस्टर है ना जी, एक फोमो के चक्कर में आगे इन्वेस्टमेंट कर लेता है। आपने एक सवाल किया था कि सिल्वर में क्या करें जी। ये सवाल हमें तब किसी ने नहीं पूछा जब सिल्वर 58,000, 60,000, 65,000 पे थी। आज 2.5 लाख की सिल्वर पे सब सवाल कर रहे हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि ये ट्रेन छूट गई, अब जितना पैसा आ रहा है डाल दो। मेरे पास कल एक इन्वेस्टर का फोन आया कि महेश मेरा प्रॉपर्टी बिका है लगभग 1.5 करोड़ का, क्या मैं सिल्वर में डाल दूं सारे पैसे जी। अगर यही सवाल 60,000 पे किया होता तो शायद हम सोच भी सकते थे, पर आज ऐसा ही जो इन्वेस्टर है जब एसेट क्लास कोई चल जाता है तो फोमो में आकर ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा देता है जी। अगर वही इन्वेस्टमेंट सोच कर समझ कर कही हो तो फिर बाद में एक प्लान होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, आज अगर आपके पास 100 रुपया है जी, तो 100 रुपए में से सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर कोई कंटीजेंसी आती है तो आपके पास कंटीजेंसी फंड है जी। सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड या कंटीजेंसी फंड आप क्रिएट करें जी। और अगले 6 महीने से 1 साल में अगर कोई आपकी फैमिली में खर्चा आने वाला है जी, प्लान खर्चा हो सकता है, बच्चे की फीस हो सकता है कोई आपका अब्रॉड जाने का फैमिली ट्रिप हो सकता है आपने कोई गाड़ी लेनी हो, कोई भी आपका खर्चा जो अगले 6 महीने से 1 साल के लिए ड्यू है उसका पैसा भी सेपरेट रखिए जी। जो पैसा एग्जैक्टली आपको 3 से 4 साल 5 साल के लिए नहीं चाहिए वो आप पैसा मार्केट में लगाएं जी। कल अगर मार्केट में करेक्शन आती भी है, करेक्शन आती है और आपको अगले ही दिन अगर पैसा चाहिए होगा तो आप पैसा निकालोगे ही निकालोगे। बट अगर आपने प्लान करके पैसा डाला है और आप रुक सकते हो और 6 महीने 1 साल 2 साल, तो वो करेक्शन आने के बाद भी अगर मार्केट रिकवर कर जाती है तो नेट में आपको प्रॉफिट ही होता है, नुकसान नहीं होता जी। और दूसरा, जब आप एक्सपर्ट के साथ किसी जो इस इंडस्ट्री के जो जानने वाले हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके साथ अगर आप काम करते हो तो वो कुछ ना कुछ पैसा आपका लिक्विड में भी रखाते हैं जी। अगर मार्केट में कुछ करेक्शन आती है तो आपके पास एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनता है, तो आप जैसे बड़े निवेशक करते हैं कि करेक्शन आने पे और पैसा डालते हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ पैसा पहले रख लेते हैं साइड पे जी। आपने भी अगर लिक्विड में कुछ पैसा रखा होगा तो उस पैसे से आप दोबारा से करेक्शन में एंट्री कर सकते हैं। तो सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर ठीक है। तो एक बात और, अगर मान लो कोई डेट स्टॉक्स खरीदना चाहता है जी, तो उस इंसान को क्या सोचकर, क्या क्या देखकर, पैरामीटर्स देखकर स्टॉक्स बाय करने चाहिए? देखिए, बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला आपने मेरे से मतलब सवाल पूछ लिया। आम इन्वेस्टर के लिए जी, आम निवेशक जो अपनी रोजमर्रा के जिंदगी में कुछ और काम कर रहा है और साथ में थोड़े से टाइम में इन्वेस्टमेंट करता है, सबसे पहले तो देखिए कि जिस बिजनेस में आप पैसा डाल रहे हो जी, क्या आने वाले 20 साल के बाद वो बिजनेस रहने वाला है जी? ये सोचिए। एक टाइम था जब कंपनी बनाने में बहुत टाइम लगता था और कंपनियां भी 20 से 25 साल की एक लाइफ स्पैन पे चलती थी जी। फिर वो स्पैन कम होके 11 साल पे आया जी। आज तो कंपनी आती बाद में है, उसकी रिप्लेसमेंट पहले आ जाती है जी। ये भी सच है। कंपनी, आप देखिए ना, एक टाइम पर आप खुद बताइए, आपकी जो मतलब पिछले 2 साल में या 5 साल में जो आपकी स्पेंडिंग के जो मतलब पैटर्न है कितने ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं। हमारे घरों में देखिए, बिल्कुल डीटीएच हुआ करता था जी, हम एयरटेल का या वीडियोकॉन का डीटीएच रिचार्ज करते थे जी। साइलेंटली ओटीटी के आने से कैसे वो चले गए हमें पता ही नहीं चला। बिल्कुल, एक टाइम था घरों में
फोन हुआ करते थे जी, लैंडलाइन फोन होते थे, मोबाइल आने से कैसे वो धीरे धीरे करके निकल गए। जी, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले ये सोचिए कि क्या अगले 20 साल वो कंपनी सरवाइव करने वाली है, और 20 साल में भी क्या उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती रहेगी। ये जज करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग ना करके म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा लगाएं, क्योंकि वो रोज यही काम करते हैं और अकेले नहीं करते, एक टीम के साथ करते हैं। तो प्रॉपर प्रोसेस के साथ अगर आप काम करोगे तो आपकी जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। जी। और महेश जी, जैसे आजकल आपने भी बात की कि ट्रम्प साहब 2 मिनट में डिसीजन कोई ले लेते हैं, ऐसे ही अभी हमने पिछले साल देखा भारत पाकिस्तान की एक स्मॉल वॉर भी चली। तो इन चीजों का क्या सच में मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है या ये जस्ट शॉर्ट टर्म वैसे ही उड़ता है? देखिए, शॉर्टर टर्म में इनका इम्पैक्ट जरूर आता है जी, बट लॉन्ग रन में वो मेरे को याद आ रही है विद्या बालन जी का एक मूवी में डायलॉग था जी, कि फिल्म चलाने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। जो हमने अपने 12 साल के एक्सपीरियंस में जी, मार्केट के जो विशेषज्ञ लोग हैं, स्पेशलाइज्ड लोग हैं, उनसे सीखा है। जी, ये जो बाजार चलता है लॉन्ग रन में सिर्फ एक ही चीज से चलता है, अर्निंग, अर्निंग, अर्निंग। अगर स्टॉक मार्केट में कंपनियां पैसा बना रही हैं जी, तो सूनर और लेटर उनके जो भाव है वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जी, बाकी शॉर्टर टर्म में थोड़ी अवधि में, अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ये सारी जो न्यूज है वो इम्पैक्ट करती है, बट लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है कि कंपनियों की अर्निंग कैसे रहने वाली है। जी। दैट्स इट। वाह, मतलब आपका कहने का मतलब कि ये लड़ाई, ये ट्रम्प साहब के डिसीजन, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। हमने देखा कोरोना में भी मार्केट में काफी डाउनफॉल आया, मगर एक निश्चित टाइम के बाद हमने मार्केट को ऊपर ही देखा और काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देखे। मतलब ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर कुछ भी बड़ा होता है हमारे आसपास तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमने सचमुच सेंसिबली हमने मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो हमें प्रॉफिट ही मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में भी कोई ना कोई तो गलती करता ही होगा बंदा। तो आपके हिसाब से आप शॉर्ट में बताएं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय कौन सी गलती से बचे? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते टाइम सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है जी, ना कि मेरे कुलीग के पास जो प्रोडक्ट है या मेरे पड़ोसी के पास जो प्रोडक्ट है। जी, हर एक का जो रिक्वायरमेंट है लाइफ में अलग है। जी, अगर मैं 10 लोगों को चीनी, पत्ती और चाय सेम मात्रा में दूं, सेम क्वांटिटी में दूं और उनको बोलूं कि आप चाय बनाओ, जी, तो 10 का ही जो चाय बनाने के बाद का जो टेस्ट है चाय का वो डिफरेंट आएगा। जी, सेम क्वालिटी का दूध यूज करने के बावजूद, सेम क्वालिटी की चीनी और पत्ती यूज करने के बावजूद, जी, बिल्कुल, क्योंकि हर एक का चाय बनाने का जो पैटर्न है जी, वो डिफरेंट है। जी, इसी तरीके से हर एक इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट है, जी, रिस्क एपेटाइट है। रिस्क एपेटाइट का मतलब जोखिम, जो उतार चढ़ाव है, उतार चढ़ाव में अपने आप को संभालने की जो क्षमता है जी, वो अलग है। जी, तो अपनी जो आपका रिस्क प्रोफाइल है, अपने प्रोफाइल और अपने एटीट्यूड के हिसाब से अगर आप फंड लेते हैं जी, तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। जी। सबसे बड़ी गलती ये होती है जब मैं ये देखता हूं कि मेरे कुलीग के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप है और मैं अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट, उसको देखा देखी मैं भी स्मॉल कैप लेता हूं। तो इस गलती से आप बचिए। महेश जी, एक बात और कि शेयर मार्केट में 10%, 15%, 20% तक का भी रिटर्न मिलता है, मगर हम देखते हैं कई बार मार्केट में हमारे आसपास ऐसी बातें भी होती हैं कि वो फलाना बंदा है, वो 5% महीने का दे रहा है, 7% महीने का दे रहा है। तो ऐसे भी बातें देखते हैं और लोग कमा भी रहे हैं। तो इसके बारे में है तो ये जुआ, मगर जो कमा रहे हैं उसको देखकर कभी कभी युवा भ्रमित हो जाता है कि मुझे भी 10% साल की जगह 5% महीने का मिल रहा है, तो यहाँ पे भी मैं डील करूं। आपका क्या विचार है? देखिए, इसमें अब 2 + 2 = 4 होता है। जी,
हमने बचपन से यही सीखा है। जी मेरे फादर फोर फादर्स भी जब स्कूल में जाते थे तो उनको भी यही सिखाया है, जी मेरे को भी यही सिखाया गया, मेरे बच्चे को भी यही सिखाया गया कि बेटा 2+2 = जी 4 है। जी चाहे आप इंडिया में बैठ के कर लो, चाहे आप यूएस में बैठ के कर लो, जी चाहे आप पाकिस्तान जाके कर लो या दुबई में जाके कर लो, जी दुनिया के किसी कोने में बैठ के आप 2+2 = 4 ही है। निकालोगे तो 4 ही निकलेगा। जी बट अगर सामने से कोई आके आपको बोले कि 2+2 = 5 है, तो अब आपने खुद देखना है कि क्या 2+2 = 5 होता है। अगर ऐसा होता तो ये जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है इनके पास तो पैसे की कमी नहीं है। बिल्कुल। तो ये उस व्यक्ति को अपने घर में अपने ऑफिस में सबसे बड़ा कैबिन देके बिठाते हैं कि भैया तुम बाहर मत जाओ, यहाँ पर रुको, हमारे पैसे कोई ग्रो करके दे दो। तो आप अपना दिमाग लगाएं, बाकी कहने वाला जो कहता है ठीक है, 2+2 = 4 है तो आप करिए। अगर 2+2 = 5 है तो थोड़ा सा फिर डाउट के साथ देखिए उसको। महेश जी, अब जैसे नए साल की शुरुआत हुई है 2026, तो इस वर्ष को आप कैसे देखते हैं कि शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कितने % रिटर्न हमारी मार्केट इस वर्ष में कमा सकती है? देखिए 2026 बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है जी। 2025 हमने सभी ने देखा है जी थोड़ा सा उतना बढ़िया साल नहीं रहा इन्वेस्टर्स के लिए। जी ऑल्दो रिटर्न तो बना बट फिर भी उतना बढ़िया साल नहीं रहा। गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे जीएसटी में गवर्नमेंट ने अभी कट किया है ताकि लोगों के जो चीजें हैं वो सस्ती हो जाए। जी 12 लाख तक इनकम टैक्स में गवर्नमेंट ने छूट दी है जी और रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी आरबीआई नीचे लेते आ रहा है जी ताकि लोन सस्ते हो जाए। तो ये सारे स्टेप्स लाए जा रहे हैं कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, लोगों के हाथ में पैसा दिया जा रहा है। जी और पिछले अगर दिवाली से देखें तो कंजम्पशन में कुछ बूस्ट आया भी है। जी तो आने वाले साल में ऐसा लग रहा है कि जो कंपनियों की जो सेल्स है वो बढ़ सकती है इस लिक्विडिटी की वजह से, इस पैसे की वजह से। कंपनियों की अगर सेल्स बढ़ेगी तो उनके मुनाफे बढ़ेंगे, अगर उनके मुनाफे बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस में सूनर और लेटर वो मुनाफे दिखते हैं। जी तो इस सारी ही जो गवर्नमेंट के प्रयास है उनके मद्देनजर, उनके चलते मार्केट 2026 में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 2025 से बेटर रिटर्न डिलीवर कर सकता है। जी बट फिर भी एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? इन्वेस्टर को एसेट एलोकेशन फॉलो करना चाहिए। एसेट एलोकेशन का क्या मतलब होता है? इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड सिल्वर का एक सही मिश्रण, एक सही अनुपात में उसको एसेट एलोकेशन में पैसा डालना चाहिए। और ये अनुपात आप जैसे एक्सपर्ट के साथ बैठ के किया जा सकता है। यस, इसमें क्या रहता है कि क्लाइंट क्या रिक्वायरमेंट, उसका रिस्क लेने की क्षमता और उसका मार्केट को लेके कैसा एटीट्यूड है, ये सब चीजों के बाद ये चीज डिसाइड होती है कि कौन सी चीज किस अनुपात में लेनी चाहिए। जी। तो यहाँ पे एक बात और जरूरी है कि जैसे हम अपने बच्चों को, हमारे बच्चे छोटे होते हैं 5th क्लास में, 6th क्लास में, तब भी हम उन्हें ट्यूशन भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं ताकि उनको एक प्रॉपर टीचर की गाइडेंस मिले। तो यहाँ पे भी हम अभी तक इस पॉडकास्ट में ये समझ पा रहे हैं कि हमारे पास एक एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी है। बेशक हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा दिमाग वाले हैं, एडवांस हैं, एआई का जमाना है, एआई से पूछ लेते हैं, बट नहीं, वो सभी बातें कमजोर पड़ जाती हैं। तो जरूरी है कि जहां पे हम इतना सब खर्चा करते हैं, स्पेंडिंग करते हैं, हम इस विषय पे भी किसी ना किसी एक्सपर्ट के साथ, महेश जी जैसों के साथ बैठें और अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करें, अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें। तो महेश जी, हम अब इस पॉडकास्ट के अंतिम चरण में हैं, तो सभी को रैपिड फायर बड़ा अच्छा लगता है, तो हम कुछ सवालों का रैपिड गेम आपके साथ खेलेंगे। आपको ऑप्शन चूज करना है जी। जैसे कि इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग की प्रश्न है, तो आपकी एडवाइस क्या रहेगी? स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड। सिप और लमसम? सिप। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग? लॉन्ग टर्म। इक्विटी और डेब्ट? इक्विटी। लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप? कॉम्बिनेशन ऑफ 3। डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड? रेगुलर। निफ्टी 50 और सेंसेक्स? एक ही बात। एक ही बात है। निफ्टी 50 सेंसेक्स एक ही बात। ओके। रिस्क और सेफ्टी? डिपेंड्स
Okay. Returns or stability? both. Timing the market or time in the market? Time in the market. Diversification or concentration? Diversification. Growth funds or dividend? Growth. Blue chip or high growth stocks? Combination. Market news or fundamentals? Fundamentals. Technical analysis or fundamental? Both. One financial habit which everyone should follow. Consistency. वाह। तो आज हमने जाना कि हम कैसे पैसे का यूज करें, कैसे पैसे को सेव करें और जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। और ये इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जो गाइड चाहिए, जो मेंटर चाहिए, वो हमारे पास महेश जी जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हों। इनके साथ बैठें और अपने गोल को, अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर्स को पेन डाउन करें ताकि ये हमारा नववर्ष सुखमय हो। महेश जी, आप इस पॉडकास्ट में हमारे पास आए, इतना टाइम दिया, इतनी भरपूर शिक्षाएं दी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी मित्रों का भी, आपने टाइम दिया, टाइम देकर सुना, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।